हेलो दोस्तों, आज हम अशोक के शिलालेख की चर्चा करते हैं। और ये बेसिकली लिटरेरी सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का पार्ट है। और जैसे कि अगर हम मौर्यन एम्पायर के कंटेम्प्रेरी सोर्सेस के बारे में बात करें तो अशोक के शिलालेख सबसे पहले आते हैं। तो जो सोर्सेस होते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस होते हैं। तो और जो अशोक के शिलालेख है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का पार्ट है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि हम जो लिटरेरी सोर्सेस हैं उनसे उनकी वैधता हासिल कर सकते हैं। यानी कि लिटरेरी सोर्सेस की वैधता हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के द्वारा कर सकते हैं। अगर हम इनकी जो सच्चाई है जानने के लिए, मतलब आप समझ सकते हो कि जो उस टाइम के जो लेखक थे उन्होंने जो साहित्य लिखा वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो उसको जांच करने के लिए हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के साथ एक कंपैरिजन स्टडी करनी होती है, जिससे ये पता चल सके कि हाँ, ये जो नैरेटिव है वो सही है या गलत है। ठीक है। तो इसीलिए जो इंस्क्रिप्शन है उनकी वैधता, उनकी जो मूल्य है वो अधिक हो जाते हैं एज़ कंपैरिजन टू लिटरेरी सोर्सेस। अब आते हैं हम अशोक के शिलालेख के बारे में। तो जो अशोक के शिलालेख हैं इनसे हमें किन किन जो समकालीन जो कहानियाँ हैं या इतिहास है उसके बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो पहला तो यह है कि ये उस टाइम की समाज के बारे में बताता है। दूसरा कि ये बौद्ध धर्म के बारे में भी चर्चा करता है। ठीक है। और तीसरा ये है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करता है। बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो जो अशोक के कंटेम्प्ररी सोसाइटी, पॉलिटिकल एक्सपेंशन और जो मिलिट्री एक्सपेंशन थे और उन्होंने जो वॉर किया था, क्या उसकी जो पॉलिसी थी उसके बारे में ये यहाँ पे जानकारी देता है। अगर हम अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, वो जेम्स प्रिसेप थे। उन्होंने खोज की थी, जेम्स प्रिसेप। और अगर हम आगे चलें तो ये अशोक के जो शिलालेख हैं ये फर्स्ट टेंजिबल सोर्सेस होते हैं बुद्धिज़्म को जानने के लिए। ये ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फर्स्ट टेंजिबल सोर्स टू नो बुद्धिज़्म रिलीजम इज़ अशोका इंस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ जिस शिलालेख थे वो कहाँ कहाँ स्थापित किए गए थे। सार्वजनिक स्थानों और व्यापारिक मार्गों पर ये मतलब स्थापित किए गए थे। जैसे कि अगर हमें जो अशोक के शिलालेख हमें मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, यानी कि उनका जोग्राफिकल एक्सपेंशन कहाँ था। ठीक है। तो देखा जाए तो सार्वजनिक स्थान और व्यापारिक मार्गों पे, तो यहाँ पर ही क्यों लगाए गए थे, इसके पीछे एक कारण है कि सार्वजनिक स्थान पर लगाएंगे तो वहाँ पे लोगों की आवाजाही ज़्यादा होगी। ठीक है, मोबिलिटी ज़्यादा होगी लोगों की। व्यापारिक मार्गों पे लगाएंगे तो जो लोग हैं वो ज़्यादा देख पाएंगे। इसलिए जो एक राजादेश यानी कि राजा के जो उपदेश हैं या पॉलिसी है, कोई नीति है, वो ढंग से जान सकें। ओके। तो ये क्यों लगाए गए थे, लोगों के नैतिक कर्तव्यों को, ठीक है, लोगों के नैतिक कर्तव्यों के लिए, जीवन जीने के तरीके के लिए एक अच्छे एवं परोपकारी शासक बनने की अशोक की इच्छा थी। एक अच्छे और परोपकारी शासक बनने की अशोक की इच्छा थी, इसलिए ये सब इन्होंने इंस्क्रिप्शन लोकेटेड किए। अब हम अशोक के शिलालेख की बात करें तो ये कुल मिला के 33 शिलालेख हैं और इनका डिवीज़न ये 4 भागों में किया जाता है। प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख, प्रमुख शिलालेख स्तंभ यानी कि स्तंभ शिलालेख और लघु स्तंभ शिलालेख। इनको हम धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। जो अशोक के
14 शिलालेख हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख जो हैं वो 14 हैं। यानी कि एक कोई 14, यानी कि एक जैसे कि इंस्क्रिप्शन लाइक जैसे ऐसा कोई वो है स्टोन है, इस पे 14 लाइन लिखी हुई हैं, 14 लाइन लिखी हुई हैं। और तो ये भिन्न भिन्न स्थानों पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, भिन्न भिन्न स्थानों पे देखने को मिलता है। तो जैसे कि 14 शिलालेख हैं, तो इन 14 शिलालेख पे जैसे कि प्रमुख शिलालेख जो हैं वो आई थिंक कई जगहों पे मिला हुए हैं। कहीं पे 5 लाइन लिखी हुई हैं, कहीं पे हैं, कहीं पे जैसे धौली है, जौगढ़ है, वहाँ पे तुम्हें 12, 13, 14 शिलालेख नहीं दिखाई देने को मिलता है, और कहीं पे 6 दिखाई देते हैं। तो यानी कि 14 शिलालेख यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 14 प्रमुख शिलालेख किन किन भाषा में लिखे हुए हैं? प्राकृत, अरामाइक, ग्रीक भाषा। ठीक है, प्राकृत, अरामाइक, ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। और किन किन लिपि में? ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी नॉर्थ इंडिया यानी कि और नॉर्थ इंडिया, साउदर्न इंडिया के पार्ट्स में लिखी गई है। खरोष्टी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बंगाल के एरिया में भी लिखी गई। ये क्वेश्चन आता है कि खरोष्टी लिपि, वैसे तो हम पढ़ते हैं कि ये इंडिया के, ठीक है, इंडिया के इधर पार्ट, इस वाले पार्ट में मिलता है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पे बंगाल में भी एक हमें जगह पे कई साइड से वहाँ पे मिलता है, तो ये ध्यान रखना। तो अब हम आते हैं जो 14 शिलालेख हैं अशोक के, उसमें अशोक ने क्या वर्णन किया है, क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहला जो लाइन लिखी हुई है, यानी कि जो शिलालेख ऐसे बोला जाता है प्रथम शिलालेख। तो प्रथम शिलालेख में पशुवध निषेध किया गया था, उस तब में होने वाले समारोह और पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक की रसोई में 2 मोर और 1 हिरन मारना बंद कर दिया गया था। तो ये शिलालेख प्रथम में लिखा हुआ है। शिलालेख द्वितीय में मनुष्यों और जानवरों की देखभाल के लिए प्रावधान किए गए थे। और दक्षिण के चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र साम्राज्यों और ग्रीक राजा एंटिओकस सेकंड का उल्लेख है। तृतीय में, यानी कि तृतीय शिलालेख में क्या उल्लेख है? ब्राह्मणों के प्रति उदारता। ओके, राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद जारी हुआ था तृतीय शिलालेख। तो इसमें युक्त प्रादेशिक रज्जु के साथ मिलकर हर 5 वर्ष में सभी क्षेत्रों में जाकर अशोक की धम्म नीति का प्रचार करेंगे। तृतीय में शिलालेख में लिखा गया है। युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक ये अधिकारी थे, पोस्ट थी। युक्त यानी कि अधीनस्थ अधिकारी था, प्रादेशिक जिलाधिकारी था, रज्जुक ग्रामीण अधिकारी था। चौथे शिलालेख में क्या लिखा हुआ है? धम्म घोष मानव जाति के लिए आदर्श है, भूरी घोष नहीं है। धम्म समाज पर प्रभाव पड़ता है। धम्म घोष का मतलब क्या है? धम्म की ध्वनि, धम्म यानी कि नैतिक मूल्यों की ध्वनि, धम्म घोष यानी कि धम्म की ध्वनि। और बहरी घोष का मतलब क्या है? युद्ध की ध्वनि। यानी कि इसमें लिखा गया है कि बहरी घोष से ज़्यादा अच्छा है धम्म घोष, यानी कि धम्म की ध्वनि अच्छी है, ना कि युद्ध की ध्वनि। ये क्यों बोला है इसने आगे हम डिस्कस करते हैं। 5वें शिलालेख में लिखा हुआ है, अशोक ने लिखा है कि प्रत्येक मानव मेरा पुत्र है, यानी कि प्रत्येक मानव मेरे पुत्र हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस शिलालेख में अशोक ने ये बोला है कि प्रत्येक मानव मेरे पुत्र हैं? तो 5वां शिलालेख आएगा। दासों के प्रति, दासों और नौकर के प्रति उचित व्यवहार
अधिकारियों का एक विशेष जो पद इन्होंने नियुक्त किया था, धम्मघोष नियुक्त किया था। ठीक है, धम्मघोषा, ये धम्मघोष यानी धम्म की नीति को प्रचार करता था। धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख, धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख भी इसमें आता है 5वें में। तो यहाँ तक पहले में पशुवध निषेध, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। दूसरे में मनुष्यों और जानवरों की देखभाल के लिए प्रावधान। तीसरे में ब्राह्मणों के प्रति उदारता और अशोक की धम्म नीति का प्रचार करने की बात कही गई थी। चौथे में धम्मघोष और बैरी घोष के बारे में वर्णन है, जो कि धम्मघोष बेटर होती है मानव जाति के लिए। 5वां, अशोक ने लिखा है कि प्रत्येक मानव मेरा पुत्र है। छठे में क्या लिखा हुआ है? छठे में लिखा हुआ है कि राजा की जनता की स्थिति के बारे में लगातार जानकारी प्राप्त करने की इच्छा का वर्णन कहा है। यानी कि राजा ये डिज़ायर कर रहा है कि उसे जनता के बारे में उसे पता होना चाहिए, लगातार जानकारी होनी चाहिए, यानी कि वो इच्छा प्रकट कर रहा है। अशोक कल्याणकारी उपायों की चर्चा भी करता है छठे शिलालेख में। 7वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता का अनुरोध कर रहा है। 8वें में अशोक की बौद्ध गया की प्रथम धम्म यात्रा और बौद्धि वृक्ष का उल्लेख, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस शिलालेख में लिखा हुआ है कि अशोक बौद्ध गया की यात्रा की थी। अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा किस शिलालेख के अनुसार की थी? तो 8वां है। 9वां, लोकप्रिय समारोह की निंदा करता है, उसकी जगह धम्म समारोह पर जोर देता है। यानी कि जो लोकप्रिय समारोह हो रहे थे उसकी वो निंदा करता है और धम्म समारोह की चर्चा करता है। 10वां क्या है? यश और कीर्ति की लालसा की निंदा करता है, धम्म की लोकप्रियता पर बल देता है। 11वां है, धम्म की नीति सर्वोत्तम नीति है, जिसमें बड़ों के प्रति सम्मान तथा दासों और नौकरों के प्रति चिंता शामिल है। अब आते हैं 12वें पे। तो 12वें में महिलाओं के कल्याण के प्रभारी महामात्रों इथिजिका महामात्र और दूसरों के धम्म के प्रति सहिष्णुता का उल्लेख करता है। यानी कि 12वें में महिलाओं के कल्याण के प्रति ये उल्लेख करता है कि उनके कल्याण होना चाहिए, उनकी स्थिति में सुधार होना चाहिए। उसके लिए महामात्र इथिजिका महामात्र नियुक्त करता है और दूसरे के जो धम्म हैं, जो नैतिक मूल्य हैं या उनके जो दार्शनिक धर्म है, उनका जो सेक्ट है, उनके प्रति वो सहिष्णुता का उल्लेख करता है 12वें में। 13वें शिलालेख में मोस्ट इम्पोर्टेंट डबल स्टार लगा लीजिए, हर जगह आता है। ठीक है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार पूछ चुके हैं, यूजीसी नेट में कई बार आया है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग पर विजय का उल्लेख है। कलिंग क्या था? कलिंग एक प्रांत था उड़ीसा वाले क्षेत्र में। कलिंग पर विजय का उल्लेख है। जो कब हुआ था ये युद्ध? कलिंग का युद्ध 262 से लेकर 261 BC में। अब देखिए इसमें और भी क्या उल्लेख है। इसमें अशोक की धम्म विजय का उल्लेख किया गया है। तो उसमें 5 यूनानी शासक हैं, यानी कि 5 विदेशी शासक हैं, वो भी इनकी जो धम्म विजय के बारे में अधीनता स्वीकार करते हैं या मानते हैं। तो 5 यूनानी शासक थे। सीरिया के यूनानी राजा एंटियोकस, जिनको एम्तियोको कहा जाता था। मिस्र के शासक टॉलमी, जिनको तुरामय कहा जाता था। साइरेन के मगस,
जिनको माका कहा जाता था। मैसेडोन के एंटियोनस, आमतिकिनी बोला भी जाता था इन्हें। एपिरस का सिकंदर। ये 4 हैं, इंडियन 5 हैं, बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि ऐसे सीधा सा क्वेश्चन आया था कि सीरिया के यूनानी राजा एंटियोकस का अशोक के शिलालेख में किस अशोक के शिलालेख में उल्लेख है, तो 13वां है। ठीक है। अब जैसे कि तो इसे कौन कौन से थे? 5 थे। सीरिया के यूनानी राजा एंटियोकस, मिस्र के शासक टॉलमी, साइरेन का मगस, मैसेडोन का एंटियोनस, एपिरस का सिकंदर। अब इसमें भारत में भी के जो राजा थे उनका भी वर्णन है, जिन्होंने अशोक की धम्म नीति या धम्म विजय, यानी कि जो अशोक की धम्म विजय हुई थी उसमें चोल भी और पांड्य भी थे, और ताम्रलिप्ति का इलाका भी था जिसमें यवन भी था। ठीक है। और चौथे शिलालेख जो एंड का है उसमें शिलालेख के उद्देश्य के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये हुआ यहाँ पे, ये आपका कंप्लीट होता है अशोक का शिलालेख। ठीक है, थैंक यू।